नमस्ते साथियों, आज का जो मेरा वीडियो है वो नीति निर्देशक तत्वों का महत्व है और नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के कुछ उदाहरण, और फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में क्या अंतर है, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार कैसे एक दूसरे से संबंधित है, इनके ऊपर मेरा ये वीडियो है। तो सबसे पहले नीति निर्देशक तत्वों का महत्व। संवैधानिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से नीति निर्देशक तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है, मतलब इनको बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। पहला इसका जो महत्व है, शासन के लिए आचार संहिता। इनके पीछे जनता की शक्ति होती है, जो प्रजातंत्र का सबसे बड़ा न्यायालय है। जनता जो जिसको सेलेक्ट करती है, तो ये एक तरह से प्रजातंत्र का सबसे बड़ा न्यायालय है। कोई भी जो उत्तरदायी सरकार, जनता के प्रति ऐसा माना जाता है कि सरकार उत्तरदायी होती है, तो वो इसकी उपेक्षा नहीं कर सकती। दूसरा जो पॉइंट है, लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार केवल राजनीतिक लोकतंत्र ही नहीं, बल्कि ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है जिसमें आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र का भी समावेश हो। मतलब केवल राजनीतिक न्याय वो लोगों को नहीं मिल सकता जब तक कि उनको सामाजिक और आर्थिक है वो न्याय नहीं मिलता है। तो ये तीसरा, इसमें शासन के मूल्यांकन का आधार। नीति निर्देशक तत्व है जनता द्वारा शासन की सफलता या असफलता जांचने की मानदंड है। और चौथा, संविधान के क्रियान्वयन में सहायक। नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है। प्रशासन के लिए उत्तरदायी सभी सत्ताएं इनके द्वारा निर्देशित होती हैं। न्यायपालिका भी जो प्रशासन का एक अंग है, तो न्यायालय से भी आशा की जाती है कि वो जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको उचित स्थान दे। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में सहायक। पांचवा जो पॉइंट है वो कैसे, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है तो स्त्री पुरुष को एक समान रोजगार देना, संपत्ति है उसका केंद्रीकरण नहीं होना, उसको रोकना, मतलब स्त्री और बालकों को शोषण से सुरक्षा प्रदान करना, समतामूलक समाज की स्थापना। ये सारे महत्वपूर्ण जो लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए, चिकित्सा मिलनी चाहिए, तो ये सारे आर्थिक परिवर्तन में सहायक होते हैं। तो ये इनमें भी हम ये कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में सहायक होते हैं। तो ये 5 पॉइंट है। शासन के लिए आचार संहिता, लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा, शासन के मूल्यांकन का आधार, संविधान के क्रियान्वयन में सहायक, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में सहायक। अब नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन की कुछ उदाहरण है। किन किन क्षेत्रों में मतलब ये व्यवस्था है वो लागू हुई है। भूमि सुधार अधिनियम 1951 में, जो पहले आजादी से पहले जो जमींदारी जागीरदारी प्रथा थी, उसमें किसानों का शोषण होता था, और 1951 में जो ये जोतने वाले का अधिकार और इसको 9वीं अनुसूची में डाल के सुरक्षित कर दिया गया, तो ये महत्वपूर्ण सुधार है। दूसरा, पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन। 2 अक्टूबर 1959 से ये व्यवस्था लागू की गई, लेकिन इसको और 1993 में 73rd और 74th अमेंडमेंट से इस पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन इसको और मजबूत कर दिया गया। आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनानी शुरू की गई, जो सभी क्षेत्रों में ऊर्जा, जल, सभी क्षेत्रों में इनकी प्लानिंग से विकास हो। कमजोर वर्गों का कल्याण, SC/ST के लिए पर्टिकुलर इनको संविधान में रिजर्वेशन और पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप और सभी तरह से इनका विकास हो, तो ये सारा इसमें सुधार किया गया। सामाजिक सुरक्षा, लोगों को जैसे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम है, राष्ट्रीय बीमा योजना है, और इस प्रकार की ये योजनाएं हैं जो लोगों को एक सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था पेंशन योजना, तो ये लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। छठवां है बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, बीमा, बैंकों, इन सब का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। न्यायिक व्यवस्था में सुधार, इसमें त्वरित और शीघ्र न्याय की जो व्यवस्था है वो की गई है। और अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बालकों को सभी को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा है वो मिलनी चाहिए। पहले हम ये कहें कि आज़ादी के समय हमारे यहाँ 40% के करीब साक्षरता थी, लेकिन अब इस पर ये कार्यक्रम इसके लिए चलाए जा रहे हैं कि साक्षरता बढ़े।
और संपत्ति के अधिकार को है उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं कि आर्थिक और सामाजिक विकास में ये बाधा था, तो इसको सिंपल अधिकार बना दिया गया, मूल अधिकारों से हटा के। समान कार्य हेतु समान वेतन की व्यवस्था, ये बिना किसी भेदभाव के सभी केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा ये व्यवस्था लागू की गई है। मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में अंतर, दोनों की विकास के लिए है, लेकिन इनमें अंतर की मौलिक अधिकार वादियों के हैं, नीति निर्देशक तत्व नहीं है। मतलब अगर इनका हनन होता है तो न्यायालय की नागरिक शरण ले सकते हैं, उसमें जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में ऐसा नहीं है। दूसरा अंतर है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार नागरिकों के कानूनी अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व सामाजिक में नीति बन जाती है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्व राज्य की नीतियों के निर्धारण में पथ प्रदर्शक है, मतलब राज्य ऐसी नीति बनाएंगे तो ये मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं, नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के। अब इनमें क्या संबंध है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में? मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है और नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भाग 4 में है। दोनों को एक दूसरे का पूरक माना गया है। ये दोनों लोकतांत्रिक राज्य के निर्माण की योजना प्रस्तुत करते हैं, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार। न्यायाधीश गजेंद्र गडकर ने कहा कि अगर इन दोनों भागों में यदि कोई गतिरोध हो तो न्यायालय को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि दोनों में सामंजस्य स्थापित हो जाए। सन 1967 में गोरखनाथ मामले में न्यायपालिका ने अधिकारों को सर्वोच्च व संसद द्वारा असंशोधनीय घोषित कर दिया, उसमें संसद कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। 1973 में केशवानंद भारती वाले वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के किसी भाग में परिवर्तन किया जा सकता है, किंतु संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब जो मूल ढांचा है उसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकती, बाकी परिवर्तन किया जा सकता है। 45वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई थी, किंतु मिनर्वा मिल्स मामले में उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों की सर्वोच्चता को समाप्त कर दिया। तो ये आज का मेरा वीडियो यही मैं समाप्त करता हूँ।